प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मेन रेजिस्टेंस ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है एसी सर्किट के साथ। और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो आपको पता ही है कि जैसे हमें करंट चाहिए, हमें करंट कितना हो रहा है इसमें प्रोड्यूस, तो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू E बाय आर होता है। तो E बाय आर होता है तो E की जगह पे आप क्या लिखोगे, E नॉट साइन ओमेगा टी। आपने E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर लिख लिया, ये आपके पास I के इक्वल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे I इक्वल टू ई नॉट बाय आर जो है, ई नॉट बाय आर को आप लिखते हो आई नॉट, तो आप लिखोगे आई नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्या, ई नॉट अपॉन में आर। तो ये वाली जो वैल्यू है आई नॉट की जगह पे, इसकी जगह पे आप सिर्फ इसको यहाँ पे रख रहे हो आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हर केस में, चाहे ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, हर केस में हमें करंट ही निकालना होता है। तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का केस है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ग्राफ देखना होगा। ग्राफ किसका, तो ग्राफ दोनों का ही देखना होगा। एक आपको फेजर डायग्राम होता है और ग्राफ ई और आई का होता है। इसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको ई या आई मतलब वाई एक्सिस में हम लोग ईएमएफ या करंट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ईएमएफ या करंट ही लेते हैं हम लोग। जबकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में है इसमें ओमेगा टी, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है। इसमें मैं बता दूं कि ये आपका ग्राफ है। जो ग्राफ आपको क्लियर है कि ग्राफ किसके किसके बीच है, ई आई वर्सेस ओमेगा टी का। जबकि इसमें ई आई और ये एंगल इसमें भले ही ओमेगा टी बनेगी, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो मुझे ग्राफ ड्रॉ करनी है, ईएमएफ कितनी होनी चाहिए, तो ईएमएफ हमेशा जो होती है ना मैक्सिमम होती है। ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पे ये आपकी ईएमएफ मिल रही है, ये ईएमएफ है। ठीक है, और अगर मैं ईएमएफ का दूसरी तरफ दिखाऊं कि भाई देखो ईएमएफ क्या है, तो ईएमएफ आपका ये है। आप बोलोगे क्या है, मतलब समझ में नहीं आया ईएमएफ क्या है, तो मैं कहता हूँ चलो देखते हैं, अभी दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जितनी हाइट पे आपकी ये वाली गई हुई है उतनी हाइट पे दूसरी वाली पार्ट भी गई हुई है। मतलब मैक्सिमम दोनों सेम होना एक तरीके से। हाँ, दोनों सेम है। यहाँ पे ये दोनों ही ईएमएफ को बता रहा है। मतलब यहाँ पे ईएमएफ का ये वाला जो पार्ट है ये ई नॉट है, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट बोलते हैं। ये भी मैक्सिमम ई नॉट को बता रहा है। ठीक है, अब तो फिर डिफरेंस क्या होता है, अभी दिखा रहा हूँ। ये ई नॉट इक्वल टू, आप ये बोल सकते हो दिस वन इज ई नॉट जो है ये किसके, यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी जो बोलते हो, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अभी मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। अभी करंट का मैंने नहीं दिखाया है, अभी मैं करंट का भी दिखाना है, इसके साथ ही मैं दिखाऊंगा करंट को, तभी क्लियर होगा। करंट जो है, जो सप्लाई होता है ईएमएफ, ये क्या है, ये एक तरह का सप्लाई है। इससे करंट हमेशा थोड़ा कम रहेगा। कम कैसे रहेगा, ये देखो करंट की जो ग्राफ होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। करंट का एम्पलीट्यूड जो है उससे कम है, तो उससे कम होता हुआ दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने इसी एंगल, लेकिन एंगल सेम है, करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है, एम्पलीट्यूड कम है तो मैंने यहाँ दिखाया है। और इसको ज्वाइन करता हुआ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ऐसे, मतलब ये वाला पार्ट जो है ऐसा जा रहा है, ये करंट है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ई नॉट है, ये आपका आई नॉट है। अब दोनों यहाँ पे जो एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है ओमेगा टी की। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसी तरह से प्योरली इंडक्टिव सर्किट लेते हैं। ये हमारा एल है ना, एल है। और इसमें तो आपको पता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आप जैसे ले रहे थे वैसे ही ले रहे हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि जो सेल्फ इंडक्शन के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, देखिए सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला आपने स्टडी अगर किया होगा वहां पे, तो फाई इक्वल टू होता था, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई के, और फाई इक्वल टू हो जाता है फिर एल आई, वेयर एल इज ए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अगर मैं फिर ईएमएफ की बात करूं वहां पे, तो ईएमएफ में होता था डी फाई बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये फैराडे का लॉ था, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। हाँ, ये तो पता है, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, अगर इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल इंटू आई अपॉन डी टी। और फैराडे ने नेगेटिव साइन भी लिया था वहां पे।
ठीक है। ठीक है। तो अभी खैर ये तो आपका क्या है, ये आपका ईएमएफ है। तो ईएमएफ जो है आपके पास E इक्वल टू, अभी मैं नेगेटिव साइन को यहाँ पे फैराडे के सिर्फ लॉ पे आता हूँ, लेंज लॉ ने नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे L आपका कांस्टेंट है तो L को बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा di/dt। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है E इक्वल टू, इसका मतलब है कि इसके ईएमएफ की मैं बात कर रहा था। इसकी ईएमएफ जो है नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इसको बोला जाता है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे आपके पास इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए बोला गया, इसलिए dt लिया गया है। तो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा वो आपके पास आने वाला है, दिस वन इज इक्वल टू, अगर आप बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आपने लूप लॉ जो आपने स्टडी किया होगा किरचॉफ्स का, तो उसमें किरचॉफ्स ये कहता है कि नेट जो ईएमएफ है या नेट वोल्टेज जो होती है किसी भी सर्किट में वो जीरो होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E माइनस डी आई अपॉन, ये L को मैं बाहर कर देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ L डी आई अपॉन dt। तो ये आपका नेट ईएमएफ है। मतलब नेट ईएमएफ कहने का अगर मैं कहूँ तो ये E भी है ईएमएफ, और इसको माइनस में भी ले सकता था, तो ऐसे भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने क्या किया, हटा दिया, माइनस को हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया और सीधा ऐसा लिख दिया। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो लूप लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि E माइनस L di/dt जो है वो जीरो होता है। तो इसको मैंने जीरो लिख दिया। तो इसका मतलब ये नेट के केस में है ना? हाँ, नेट जब निकाल रहे हैं उस केस में जीरो है ना ये? हाँ, नेट पोटेंशियल ही है, नेट ईएमएफ ही है। मैक्सिमम पोटेंशियल को आप ईएमएफ बोलते हो, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है। तो E इक्वल टू जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो देखो आपको वही चीज अभी आपको यहाँ पे भी मिल रही है। अब मैंने कुछ नया नहीं किया है, E इक्वल टू L di/dt। ठीक है। तो सेम चीज मिली। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या बोला था, मैंने इससे पहले वाले केस में भी मैंने क्या देखा था, मुझे करंट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे करंट चाहिए। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि di निकालूं। तो di इक्वल टू मुझे ये जो मिल रहा है, मैं जहां तक देख रहा हूं, तो ये E इंटू dt अपॉन L, ये मुझे मिल रहा है अभी तक। ठीक है। और मैं E की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे E नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है, E नॉट साइन ओमेगा t dt और अपॉन में L और ये di। अभी di है, मतलब छोटा सा करंट है, इंस्टेंटेनियस पार्ट के लिए छोटा सा करंट है। पूरा करंट आपको चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट ऑफ di करोगे आप, तो इंटीग्रेशन E नॉट बाय L जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दोगे, इंटीग्रेशन फिर से आपको करना पड़ेगा साइन ओमेगा t dt का। ठीक है। और यहाँ पे E नॉट अपॉन L तो आपने लिख लिया। हाँ। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अपॉन में ओमेगा लिख दूं मैं? हाँ। तो अपॉन में ओमेगा भी लिख दिया। तो ये अब आपके पास टोटल जो आ रहा है डी आई का इंटीग्रेशन, डी आई का आई हो गया, तो आई इक्वल टू आपके पास आ रहा है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और माइनस में आगे कर रहा हूं कॉस ओमेगा टी। लेकिन अभी जो ट्रेंड मेरा ऊपर से चला आ रहा है, ट्रेंड मेरे पास क्या है कि मैंने कोशिश की है जो मेरे पास निकल जाए ये वैल्यू, वो वैल्यू मैंने निकाली थी। मैं आप देख रहे हो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मेरी कोशिश यही है कि साइन के टर्म में मेरी वैल्यू आए। तो अभी मैं साइन के टर्म में वैल्यू लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कॉस को साइन में करोगे आप? बिल्कुल, कॉस को साइन में करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस को साइन में करना चाहता हूँ तो मैं पहले यहाँ पे करता हूँ आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो आप देख रहे हो ई नॉट बाय ओमेगा है, इसको दिस वन इज, यहाँ पे मैं फिर से आई नॉट कंसीडर करने जा रहा हूँ इसके लिए, इंडक्टर के केस के लिए। तो आई नॉट इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास माइनस आई नॉट हो गया इसका मतलब, ठीक है। और जैसे कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी,
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो सही, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी आ गया। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैंने अभी भी मेरे पास ये माइनस टर्म आ रहा है, मुझे माइनस टर्म को रिप्लेस करना है। मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, इससे माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर में अच्छा। इसमें। तो ये माइनस अगर मैं बाहर कॉमन लूंगा तो देखो माइनस आई नॉट तो है ही मेरे पास, और अगर मैंने माइनस इससे कॉमन लिया तो माइनस साइन, अब इसके अंदर का ये जो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। हाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये माइनस इंटू में है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। हाँ तो ये हो गया आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये माइनस पाई बाय 2। मतलब आपने जो बोला था कि इसका मतलब करंट जो है यहाँ पे क्या होता है, पाई बाय 2 से उसमें चेंजेस आ जाती है ना। तो हाँ। रेजिस्टेंस था हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर सर्किट। आई इज इक्वल टू होगा ना, आई नॉट थोड़ी होगा। हाँ आई इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो हमारे पास था उससे 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री से यहाँ पे कम होती है इंडक्टर के केस में। ठीक है। ऐसे भी इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर क्या करता है कि इंडक्टर करंट से, आप जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये इंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। और अच्छा इसके कारण से इसमें वेरिएशन आती है 90 डिग्री की। लेकिन अभी भी हमारे पास एक और मेजर चीज हमारे साथ बची हुई है जिसको हमें डिस्कस करना है, वो हमारा है फेजर डायग्राम। सर वेरिएशन इसमें हमेशा 90 डिग्री की आती है? हाँ 90 डिग्री की आती है इंडक्टर के केस में और रेजिस्टर के केस में। इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये सब की भी जो वेरिएशंस होती है, ये सब की वेरिएशंस 90 डिग्री की ही होती है। मतलब फिक्स्ड है, इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी? नहीं, उसके अलावा अगर कोई दूसरा, अगर मैंने जैसे कि कॉम्बिनेशन हमने लगाया हुआ है तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या चेंजेस आ सकती हैं, है ना। तो अभी जैसे फिर से मैंने वही वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, ये ऐसा ही ग्राफ मैंने ले लिया, और ग्राफ में आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जो हमने किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, कहा था, बोला था कि ई है और आई है। यहाँ पे ई है और आई है, ये आपका ओमेगा टी है और ये आपके एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप क्या करो, आप उसका जो ईएमएफ का ड्रॉ करो। ईएमएफ के लिए तो मैंने बोला कि ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ईएमएफ मैक्सिमम इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो जी, ये मैक्सिमम है, और इसमें वापस से स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक बात। और दोनों को ज्वाइन भी कर देते हैं यहाँ पे। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने दूसरे कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे कि हमारी ज्वाइनिंग इसी की सिर्फ हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर तो सब कुछ एक जैसे बन रहा है, कुछ डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा। हाँ अभी बनेगा ना दूसरा मैंने, चूंकि करंट में चेंजेस आ रहा है ना। ईएमएफ तो दोनों का ई नॉट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही तो था। अच्छा ठीक है। लेकिन चेंजेस किस में आना है, चेंजेस तो करंट में आना है। हाँ। तो करंट के चेंजेस को देखना मेजर चीज है हमारे लिए। करंट अब मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, देखो आप, करंट मैं उठा रहा हूँ यहाँ से ऐसा, ठीक है। और करंट की वैल्यू पहले वाले से कम भी है, ऐसा उठाया मैंने। इसमें भी करंट जो मैं ले रहा हूँ, ये देखो करंट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे 90 डिग्री। पर सर आपने अगर करंट ऐसे अगर उठाया तो इसमें मतलब तो ये हो रहा है ना कि पहले नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे करंट जो हो रही है। बट सर आपको ये कैसे पता चला कि ये ऐसे जाएगा? वही तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर करंट का अपोज करता है। हाँ इंडक्टर करंट का अपोज करता है। पे ये तो मतलब ये जो है, ये आपका ओमेगा टी बन रहा था, और हाँ। ये पूरा का पूरा यहाँ पे कितना बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 2 बन रहा है। हाँ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपने ये कब पहुंचे आप यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू पाई बाय 2 पे थी। पाई बाय 2 पे, हाँ ई नॉट, हाँ ठीक है। तो उस समय ये करंट को दिखा रहा था। अब करंट को यहाँ पे, अब करंट को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो कैसे ज्वाइन कैसे करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, जैसे ज्वाइन किया है तो समझ जाओगे। तो अब मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ इसको नीचे से ऐसा, ये करंट का है।
ठीक है, ये करंट का है, यहाँ पे जहाँ से करंट उठ रहा है नीचे से नीचे चला गया ना करंट, जो ओमेगा टी था, ओमेगा टी से कितने नीचे चला गया, π/2 नीचे चला गया ना करंट। हाँ पर अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ। तो ये आपका इसके बीच का ये क्या है, ये ग्राफ है। और ये वाला क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी क्या बताना है वो भी देखते हैं। देखो, जो मैंने यहाँ पे लिया है I0, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने I0 को सेलेक्ट किया हुआ है। I0 इक्वल टू क्या है आपका, E0 बाय ओमेगा L। बिल्कुल सही बात। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। यहाँ पे चूंकि ये पूरा काम नीचे की तरफ यहीं पे देख लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ I0 इक्वल टू E0 अपॉन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ XL से। XL मतलब ये रेजिस्टेंस है, एक तरह का इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब मैंने जो XL कंसीडर किया है किसको, ओमेगा L को। ठीक है। अब XL मैंने ओमेगा L को कंसीडर कर लिया, तो अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास रह जाती हैं। वो क्या रहती है उसको भी समझेंगे। वो ये बात है कि भाई ऐसा है कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L। इसका मतलब XL किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई बोले कि XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे या साथ साथ डिक्रीज होंगे, बिल्कुल दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। तो ग्राफ आप कैसा ड्रॉ करोगे, ग्राफ ऐसा ड्रॉ करोगे, है ना। ये XL हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो XL और फ्रीक्वेंसी की ग्राफ हो गई ये। चलो अब ये हो गया। अभी लेकिन एक चीज और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि अगर आपका XL बढ़ रहा है तो करंट में क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगी। बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये MCQ का यहाँ से पकड़ा जाएगा। और अगर आपका XL घट रहा है, XL घट रहा है तो करंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चीज है। और ये इस दोनों का ग्राफ भी यहाँ पे आपके पास ड्रॉ हो ही गया है, तो इसको यहाँ पे समझना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि XL जो है हमारे लिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस है हमारा इंडक्टर का। जिस तरह से रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आप R लेते हो, उसी तरह से इंडक्टर के केस में XL लेते हैं, और आगे वाले केस में, कैपेसिटर के केस में हम लोग XC लेंगे, ठीक है। तो अगला अब मैं आपको ड्रॉ करके दी। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो कुछ अलग काम नहीं करना है, सेम काम करना है कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे करंट ही चाहिए और कुछ दूसरी चीज नहीं चाहिए। तो नॉर्मली हमें तो पता है कि Q इक्वल टू होता है CV। ये तो हमने बेसिक फॉर्मूला है, इसका हमने स्टडी किया हुआ है। Q इक्वल टू CV, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, तो Q इक्वल टू होता है CV। ये तो पता ही है। हाँ पता है। हाँ, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे V जो है ये एक तरह से V ही है आपका। तो आप लिख सकते हो Q इक्वल टू C, और V की जगह पे मैं E लिख लेता हूँ। सॉरी, Q इक्वल टू, उसके बाद आप लिखोगे C, और इसको मैं लिखूंगा E0 साइन ओमेगा टी। और अब मुझे लेकिन यहाँ पे वही बात हो गई कि अगर Q इक्वल टू इस टर्म में आपके पास आ रहा है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट टाइम के लिए करंट क्या होगी, तो इंस्टेंट टाइम के लिए जो करंट देखी जाती है I इक्वल टू DQ बाई DT का फॉर्मूला होता है, ठीक है। DQ बाई DT कहने का मतलब D बाई DT मैं लिख देता हूँ, और Q की जगह पे आप ये पूरा टर्म्स आ जाएगा C E0 साइन ओमेगा टी। और इस बार ये टर्म डिफरेंशिएट होने जा रहा है, तो I इक्वल टू आपके पास आ रहा है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, C बाहर है, E0 बाहर होगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो इसको अपॉन में DT में लिख देता हूँ, और जो बोल रहे थे आप आ रहा है वो वैल्यू I इक्वल टू
सिर्फ कॉस ओमेगा टी नहीं होगा, सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिखने जा रहा हूँ वो देख लो थोड़ा सा। ई नॉट को तो मैं रहने देता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं 1 बाय ओमेगा सी लिख देता हूँ, क्योंकि 1 ओमेगा सी फिर प्रोडक्ट होगा तो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, यही पार्ट आपका एक्स ही होने वाला है। ये आपके, इसको आप कॉस ओमेगा टी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ रहा है आई इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे एक्स ही लिख देता हूं मैं, और साइड में मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स सी। एक्स सी इक्वल टू लिखता हूं मैं सीधा, एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और जब मैं बात कर रहा हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी का, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। इसका मतलब है एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, सी के, फ्रीक्वेंसी के, है ना। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के होता है तो इसके बीच का ग्राफ भी आपको देखना पड़ेगा फिर से। तो इसके बीच की ग्राफ आपकी बनने वाली है फिर से इस तरह से, एक कर्व ग्राफ बनेगी। तो आप यहाँ पे दिखा दो पहले कि ये जो है आपका दोनों, ये एक्सी है और इस तरफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो इसी का ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ जैसे मैंने बोला कि कर्व ग्राफ बनेगा, तो कर्व ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसके फेजर डायग्राम को भी देखते हैं, उसके बाद आते हैं आगे वाले पे। अभी यहाँ पे ये चीज, ये पार्ट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आप लिख दो कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है कॉस ओमेगा टी, इसको लिखने के पहले मैं कन्वर्ट ही कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है कि कॉस ओमेगा टी जो है, दिस वन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 प्लस ओमेगा टी, हाँ, है ना। और इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस भी तो हो सकता है। नहीं, माइनस क्यों लिखेंगे, मैं साइन ओमेगा टी को मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस π/2 लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ कॉस ओमेगा टी को। तो डिफरेंस क्या पड़ा, मतलब कैसे भी लिखो, दोनों सेम है। तो यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे अरेंज करने के टर्म में मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, उस तरह से ही लिखूंगा मैं। तो ये लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन के टर्म में, मुझे साइन के टर्म में चाहिए था, तो साइन ओमेगा टी। ये डिफरेंस सिर्फ इतना सा पता लग रहा है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है π/2, मतलब π/2 से इसकी एंगल बढ़ रही है। तो I इक्वल टू आई नॉट, अब इस पूरे वैल्यू को, ये जो वैल्यू है हमारे पास ई नॉट बाय एक्स सी, ये आप ले रहे हो आई नॉट। अब इसको हमने आई नॉट मान लिया, तो ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं। अब इसकी भी फेजर डायग्राम हमें देखनी पड़ेगी। तो इसके फेजर डायग्राम को देखना है तो आप चलो पहले ड्रॉ कर लो कि फेजर डायग्राम कैसे बनना है, और ग्राफ भी बनना है और फेजर डायग्राम भी बनना है, दोनों ही चीजें बननी है। तो पहले तो ये एक्सेस ड्रॉ कर लो आप, ये हो गया, ये हो गया। और हमेशा की तरह वहां पे जैसे आप दिखाते हो कि ई नॉट आई नॉट, तो वो ई नॉट और आई नॉट को मैं दिखा देता हूँ। और ई नॉट को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो पता तो है ही हमें, ये ई नॉट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ई नॉट हमेशा की तरह वैसा ही ड्रॉ होना है, इसमें कोई चेंजेस तो होना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वेव एम्पलीट्यूड इसकी थोड़ी बड़ी होगी, तो बड़ी एम्पलीट्यूड करके ऐसा दिखा दिया। और इसके साथ इसका ई नॉट भी यहाँ पे आप ऐसा दिखा दो। और जैसे हमेशा आप ज्वाइन करते हो ई नॉट वाले को, तो ई नॉट वाले टर्म को यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा दो कि आपकी ये ई नॉट की टर्म, ई नॉट तो मतलब हर उसमें सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पे ई और आई के लिए बन रहा है, और यहाँ पे भी ई और आई के लिए। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है ओमेगा टी है। अब ये फेजर, इसमें दूसरा ग्राफ आप ड्रॉ करके देखो, दूसरा ग्राफ कौन सा आपके पास आ रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 90 डिग्री से ये इंक्रीज कर रहा था, तो 90 डिग्री से मतलब यहाँ से आप लो ऐसा। अब देखो π/2 पे पहले से ही 90 डिग्री से उठा रखा है हमने, और इस तरह से, लेकिन करंट की वैल्यू अभी भी EMF से कम रहेगी, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो ये 90 डिग्री से इंक्रीज मतलब देखो 90 डिग्री से इस तरफ बढ़ गया, ठीक है। अब इस दोनों को भी ज्वाइन कर दो आप, इस दोनों को भी ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। तो इस दोनों को मैं इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्राफ, और यहाँ पे आप ये 90 डिग्री इधर ऐसे 90 डिग्री से बढ़ रहा है, जबकि ये वाला टर्म ओमेगा टी है और ये π/2। तो ओमेगा टी प्लस π/2 टोटल जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओमेगा टी प्लस π/2 की वैल्यू ये दे रहा है। देखना क्या है, अगर आपको मान लो कि XC अगर आपका बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि XC मतलब रेजिस्टेंस अगर कैपेसिटर का बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और अगर आपका दूसरा टर्म्स अगर आपके पास मान लो कि XC अगर आपका घटता है तो आपका करंट जो है वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये सब पूछा, ये 4-5 चीज यहाँ पे बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, जो आपने ऊपर में देखा कि एक तो आपकी जो वैल्यू है 90 डिग्री से इंक्रीज कर रही है, ग्राफ XC और फ्रीक्वेंसी का ये बन रहा है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और किस केस में करंट बढ़ेगा किस केस में करंट घटेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो LCR सर्किट ड्रॉ करने के पहले X और Y को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और दोनों ही केस में आपको करंट और, अब ये देखो पहला वाला केस आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान से देखना, तो सारा मामला यहाँ पे पहले वाला केस जो रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए मैंने लिया था वो आपके साथ पहले मैं डिस्कस करूंगा। ये है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का केस, इसके ठीक पहले ये वाला, इसमें देखो जिस डायरेक्शन में E0 है उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी है, फेजर डायग्राम देखना है, जिस डायरेक्शन में E0 है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, उसी डायरेक्शन में करंट भी है, राइट, फेजर डायग्राम में। हाँ। और ये मैंने जो E0 जिस डायरेक्शन में दिखाया इसको मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से दिखाया, और ये पिंक कलर से मैंने करंट को दिखाया है। बस वही कलर मैं सेलेक्ट करूंगा, कोई दूसरा कलर मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ताकि हमें एक एक चीज यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाए। मैटर कलर का नहीं है, लेकिन समझने के लिए, ग्राफ समझने के लिए थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका ये वाला कलर, जिस डायरेक्शन में E0 है उस डायरेक्शन में ये आपका E0 है। ये किसके लिए है, तो ये रेजिस्टेंस के लिए है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि इसको मैं रेजिस्टेंस के लिए है तो VR से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के लिए, मतलब नॉर्मली ER से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया उसको VR से लिख के दिखाया, क्योंकि मुझे पहचान में आ जाए कि ये रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज है। ठीक है। दूसरा मैं जो ले रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, करंट की बात मैंने की थी, तो करंट भी मैं इसी डायरेक्शन में इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो करंट यहाँ पे इसके लिए करंट हो गया, और करंट जो है ये इसी डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, तो मैं I यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि इसी के साथ लिया गया है तो इसका ही करंट होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये जो एंगल बना रहा था, ये एंगल बना रहा था ओमेगा टी का, ओमेगा टी का, हाँ। ये दोनों एंगल बना रहा था ओमेगा टी का। अब मैं दूसरे वाले पे आता हूँ, चलिए दूसरा मतलब कौन सा, मैं इंडक्टर के केस में आता हूँ। जो इंडक्टर का केस है उसके बाद कैपेसिटर का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडक्टर का केस जो हमारे पास ये वाला है, इसमें जो हमारे पास है इसमें फेजर डायग्राम देखो, ये ओमेगा टी इसी डायरेक्शन में, मतलब जो आपका V है ना, वो इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन करंट जो है वो अलग डायरेक्शन में दिखा रहा है। हाँ तो हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन अलग दिखा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन आपने देखा कि इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है ये बेचारा, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को 90 डिग्री से चेंज आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको वोल्टेज को भी। अब मैं दूसरे के लिए वोल्टेज की बात करूंगा। तो जब मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो रेजिस्टेंस के लिए था, लेकिन इंडक्टर के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार ये वोल्टेज जो है ना थोड़ा अलग है, दूसरे डायरेक्शन में है। तो दूसरी डायरेक्शन में इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो नीचे की तरफ है, ऐसा 90 डिग्री से ये जो है कम हो गया,
अगर मैं बोलूं तो ये मैं बोलूंगा कि ये 90 डिग्री से कम हो गया। और मैं वहीं तीसरे वाले की बात करूं, तीसरा वाला जो कैपेसिटर है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मैं इस तरफ दिखा देता हूँ ऐसा। ठीक है, और इस सब का नाम भी अब दे देता हूं मैं ताकि हमारा काम हो जाए। यहाँ पे वोल्टेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये VR है, ये VL है और ये VC है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। है कि बहुत सारे बुक में VL, जैसे NCERT की बुक देखोगे तो NCERT के केस में VL को ग्रेटर मानना है VC से, लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी देखोगे तो VC को ग्रेटर माना है VL से। तो डिपेंड करता है कौन बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो रिजल्टेंट निकालूंगा वो उसकी स्क्वायरिंग के फॉर्म में आएगा। तो स्क्वायरिंग की जो मैग्नीट्यूड आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो मिलेगा वो हमेशा सेम ही आएगा। अगर मैंने बोला कि नहीं हमारा जो VC है वो बड़ा है VL से, तो इस दोनों का रिजल्टेंट, एक तरह से रिजल्टेंट समझे कि मान लो कि ऊपर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और नीचे कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो किधर जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे निकालोगे? तो 5 - 2 करके निकालोगे आप। तो 5 - 2 करने का मतलब ये जो रिजल्टेंट आप ऊपर की तरफ दिखाना चाह रहे हो, ये रिजल्टेंट जो बनेगा ये ऊपर की तरफ, ये ओवरऑल रिजल्टेंट आपका VC - VL का बनेगा। VC - VL, ठीक है। जबकि आपका जो अभी VR जो है वो इसी डायरेक्शन में, अभी पहले की तरफ VR डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब ये VR है और आपको जो याद होगा 11th क्लास का ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते थे हम लोग। हाँ। तो यहाँ पे इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा वो भी देख लेते हैं। अगर इस दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो है इस दोनों के बीच में होगा। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला निकाल लो। अब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मान लो कि मैं इसको V मान लेता हूँ, इसका रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो इसको मैं V मान लूँ, तो V = VR का स्क्वायर है ना। तो VR का स्क्वायर प्लस VC - VL, इसकी स्क्वायरिंग और इसका अंडर रूट होना है। यही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ जो पोटेंशियल है या EMF है उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा आपके लिए LCR सर्किट के लिए। मान लिया कि अगर मैंने जैसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब L का, R का और C का, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर आप Z से लिखते हो तो V = क्या होता है? V = फॉर्मूला होता है V = IR, है ना। V = IR होता है। तो मान लो करंट I है और ये जो इम्पिडेंस है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस को मैं Z मानूं, तो वैसे केस में यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा कि V = मैं मान रहा हूँ IZ, और इसके लिए तो मुझे पता है कि इसके लिए IR होगा, तो I² R² होगा, और प्लस इसके लिए V = IR, इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमने XC माना था तो IXC होगा, माइनस इसका रेजिस्टेंस मैंने XL माना था तो IXL होगा। इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, इस सब का अंडर रूट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं I को बाहर निकाल देता हूँ स्क्वायर रूट से, और फिर यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास क्या बच रहा है। तो ये बच रहा है R² प्लस XC - XL का होल स्क्वायर। XC ये C है और ये XL इसका होल स्क्वायर, और इधर IZ है। अब यहाँ पे ये भी है कि IZ है तो I तो दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, I और I को कैंसिल कर दिया। तो अब Z के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पेडेंस, इसको इम्पेडेंस बोलते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोला जाए या इम्पेडेंस बोला जाए, हाँ, इसको ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधा वही √R² प्लस XC की, अगर आप चाहो तो XC को आप लिख सकते हो 1/ωc जो हमने लिखा था, और XL को आप लिख सकते हो ωL, इसकी स्क्वायरिंग। ये पूरी की पूरी ये वैल्यू आएगी, और इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ। तो इम्पेडेंस के लिए फॉर्मूला आता हुआ इस तरह का मिलेगा। हालांकि इसमें डायरेक्शन चाहे तो डायरेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि देखो वहाँ पे जो रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट अगर मैं डायग्राम में देखूँ यहाँ पे ये वाला, अगर मान लो कि यहाँ पे जो एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ ये एंगल बन रही है मेरे पास φ, ठीक है। तो ऐसे केस में tan φ निकालना होता है। tan φ = क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो
परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास जो होगा, जैसे XC माइनस XL कर सकते हो आप, XC माइनस XL अपॉन बेस, मतलब बेस हमारे पास रिजल्टेंट R है तो R हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसका जो एंगल है, अगर आप एंगल निकालना चाहोगे हाँ ये फॉर्मूला मिलेगा।